हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। पीजीबीपी का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट में, वो हम देख रहे हैं। जो इसमें रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं उससे कंटिन्यू कर लेते हैं और चैप्टर को एंड करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर इसमें ऑलरेडी देख लिए हैं। सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1 है, एक्चुअल कॉस्ट की बात हो रही है। डिटेल में डिस्कस नहीं किया हमने अभी तक, अब देख लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं, वो यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। तो जो परचेज प्राइस है असेट का वो तो इंक्लूड होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रायल रन, टेस्ट रन एक्सपेंसेस, टैक्सेस, ड्यूटीज। टैक्सेस और ड्यूटीज तब ऐड होंगे जब उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ द असेट, और ये इंटरेस्ट वो वाला पार्ट है जब तक पुट टू यूज नहीं कर देते। इस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले। लेस क्या क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। ऐसा होता है जो ट्रायल के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया था उसको स्क्रैप कर दिया, सेल कर दिया, और सेल करने पे अगर आपको कुछ पैसा मिला तो वो आप माइनस कर सकते हैं। गवर्नमेंट से अगर आपको कोई सब्सिडी या ग्रांट मिली है तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, वो पॉइंट है यहाँ पे। 10,000 रुपये वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, वो हम जानते हैं ऑलरेडी। एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 43(1) के साथ साथ कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है अलग अलग केसेस में। अब मेरे हिसाब से इसमें जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं, कुछ पॉइंट्स तो स्पेसिफिक कैपिटल गेन से रिलेट करते हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो नहीं समझ आएंगे और उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो मैं अभी के लिए इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिलेट नहीं करवा रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज कैपिटल गेन देखने के बाद ही आप इसको रिलेट कर पाएंगे। और यूजुअली हम पीजीबीपी पहले पढ़ते हैं, कैपिटल गेन बाद में, तो अभी आपको इसका नॉलेज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहाँ पे भी ये पॉइंट्स वापस डिस्कस हो ही जाएंगे। तो अगर आप कैपिटल गेन पढ़ने के बाद इधर वापस नहीं भी आएंगे ना, तो भी आपका टॉपिक एग्जाम के लिए मिस नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल एक्चुअल कॉस्ट वाले केस में पहले बोला असेट प्रीवियसली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इट इज बॉट इनटू द रेगुलर बिजनेस, तो फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट जीरो मानी जाएगी, क्योंकि साइंटिफिक बिजनेस वाले केस में पूरा डिडक्शन सेक्शन 35 में ऑलरेडी मिल गया होता है। स्टॉक विच इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट एंड यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, फेयर मार्केट वैल्यू, दिस इज अगेन कैपिटल गेन, सेक्शन 45 वाला पॉइंट है। असेट अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, ये भी कैपिटल गेन में आएगा। असेट अक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, अब आपने अगर ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने की कोशिश करने के चक्कर में कोई असेट अक्वायर की है तो ऑब्वियसली उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे असेसिंग ऑफिसर को मालूम पड़ेगा, वो असेट की एफएमवी को ही एक्चुअल कॉस्ट मान लेंगे, महंगे में खरीदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो असेट आपने बेची थी उसको री अक्वायर कर लिया तो फिर देखा जाएगा WDV एट द टाइम ऑफ सेल या फिर री एक्विजिशन कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, तो जो कम अमाउंट होगा उस पर दिखाएंगे तो अपने आप उसका डेप्रिसिएशन मिनिमम क्लेम करोगे। असेट परचेज एंड लीज बैक टू द सेम पर्सन, सेल एंड लीज बैक वाला केस होता है, तो उसमें बोला है लेजी की WDV। ये सब फिक्स चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं बिल्डिंग विच वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पज नाउ ब्रॉट इन टू बिजनेस। अब पहले आप पर्सनल यूज के लिए बिल्डिंग को यूटिलाइज कर रहे थे तो उसकी वैल्यू तो कहीं ना कहीं वाइप ऑफ हो ही रही है ना। हम ये बोल सकते हैं कि हमने डेप्री क्लेम तो नहीं किया लेकिन बिल्डिंग पुरानी तो हुई है, तो उस पर नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा कि भाई बिल्डिंग अगर 5 साल पुरानी है तो 5 साल में कितनी डेप्रिशिएट हुई होगी। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी ना, आज उस पर उसको रिकॉर्ड करके अब आगे उस पर बिजनेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। इसके बाद कैपिटल असेट, अब ये जो 6 पॉइंट है, 7th 8th, ये तीनों 7th और 7th ए, ये सब कैपिटल गेन में है। 8 पॉइंट में बोल रहे हैं असेट अक्वायर्ड आउट ऑफ द बोरोड फंड्स, तो उसमें अगेन पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है और उसके बाद रेवेन्यू में जाता है, हमने देखा था। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब में अगर आपको इसका क्रेडिट नहीं मिला है तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी माइनस हो जाती है, हम ऊपर देख चुके हैं। असेट ब्रॉड इन टू इंडिया बाई नॉन रेसिडेंट फॉर यूज इन इज बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसमें भी अब तक का जो डेप्री है वो माइनस करके आप बाकी का अमाउंट ले सकते हैं। एनी कैपिटल असेट अक्वायर्ड अंडर स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ RSC, ये अगेन कैपिटल गेन में डिस्कस होने वाला पॉइंट है। और लास्ट में 13th पॉइंट 35 AD वाला है। इसमें पॉइंट ये है कि एक्चुअल कॉस्ट विच इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, ये हमने ऊपर बात की भी थी कि कोई ऐसी असेट हो जो 35 AD में जिसपे आपने 100% डिडक्शन ले लिया है, वो आपको 8 साल तक उस पर्टिकुलर बिजनेस में यूज करने के लिए रिटेन करनी पड़ती है। अगर आपने 8 साल से पहले उसको जो है सेल कर दिया या उसका यूज चेंज कर दिया तो 35 AD में जितना बेनिफिट मिला था वो रिवर्स हो जाएगा। बट जैसे ही आप ऐसा करेंगे
या डिपार्टमेंट रिवर्स करेगा, आप सेक्शन 32 में उनसे डेप्रिसिएशन की डिमांड कर सकते हैं। तो वही पॉइंट की बात यहाँ पे है। तो एक्चुअल कॉस्ट तो ट्रांसफरी के लिए जैसे देखा जाए तो नील है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 35AD में डिडक्शन ले रखा है, और सपोज उसने 8 साल पूरे कर लिए, उसके बाद वो कन्वर्ट करे तो फिर कुछ रिवर्सल होने वाला नहीं है। तो एक्चुअल कॉस्ट रहेगा 0। बाकी जो नीचे टॉपिक्स थे वो हमने बात की थी, आगे के टॉपिक्स पे ही डायरेक्टली चलते हैं जो डिस्कस करने बाकी हैं। नेक्स्ट लिस्ट में है सेक्शन नंबर 41, डीम्ड प्रॉफिट्स करके चैप्टर के लास्ट फेज में आपको मिलेगा। ठीक है, डीम्ड प्रॉफिट वाला पार्ट है। डीम्ड प्रॉफिट मतलब यहाँ पे जो भी पैसा आपको मिला है वो पीजीबीपी में आपकी इनकम मान ली जाएगी, भले आपको लगता है कि ये आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं भी है तो भी मान ली जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सबसेक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं। सबसेक्शन 1 में बोला है रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शंस ऑलरेडी क्लेम्ड। देखते हैं, इफ द असेसी वाज अलाउड अ डिडक्शन इन अर्लियर प्रीवियस ईयर by way of expenditure, loss, trading liability, and now in the current previous year, the assessee has obtained a refund of such liability, or there is remission, cessation of such trading liability, then such refund remission shall be taxable। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे सेल्स टैक्स भरा था तो उसका डिडक्शन लिया था प्रीवियस ईयर में, पहले पुराने साल में, अर्लियर प्रीवियस ईयर में, इस साल उसका रिफंड आ गया। स्टॉक इन ट्रेड जो आपका डिस्ट्रॉय हो गया था बाई फायर, वो इंश्योरेंस कंपनी ने इस साल कॉम्पनसेट कर दिया, तो तब डिस्ट्रक्शन पे अगर आपने डिडक्शन क्लेम किया था तो इस बार आप सामने उसका जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है उसको टैक्सेबल भी मानना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल लोन अगर वेव कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में भी सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 फॉलो होगा। सबसेक्शन 2 है बैलेंसिंग चार्ज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वही है। सबसेक्शन 3 में साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट्स की बात की है उन्होंने, यहाँ पे कैपिटल गेन का भी थोड़ा कंसेप्ट है, तो ये आपको तब समझ आएगा जब कैपिटल गेन और सेक्शन 50 ऑफ कैपिटल गेन में आपको समझा पाऊँ, तो अभी के लिए ये पेंडिंग ही छोड़ना पड़ेगा, वहां पे वापस आएगा। सबसेक्शन 4 है बैड डेट की रिकवरी, बहुत सिंपल, ये जब बैड डेट हुआ था तो आपने उसका डिडक्शन लिया होगा, तो वही बैड डेट अगर रिकवर हुआ है तो फिर टैक्सेबिलिटी भी आएगी। 43CA अगेन डिपेंडेंट ऑन कैपिटल गेन, अभी पेंडिंग रहेगा। 44 सेक्शन स्पेशल प्रोविजंस, मैं काम करूंगा कैपिटल वाला, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना कैपिटल गेन्स का, उसमें एक लेक्चर ले लूंगा जहां पे मैं आपको कैपिटल गेन के साथ साथ ये पीजीबीपी वाले सारे पॉइंट एक बार गो थ्रू करवा दूंगा, तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो बाई चांस आपको रिलेट नहीं भी होना, मेरी तरफ से मैं उसको ऐड कर ही दूंगा, इशू नहीं आएगा। सेक्शन 44 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस वालों के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है ये, देखें। The profit and gains of any business of insurance must, according to section 44, be computed in accordance with the rules of first schedule to the act. For the purpose, it is immaterial whether the insurance business is carried on by mutual insurance company or by a cooperative society or by any other person. सबके लिए rules एक बराबर है। The rules contained in the schedule would apply, notwithstanding anything to the contrary contained in the provisions of Income Tax Act relating to the computation of income chargeable under the head interest on securities, income from house property, capital gain other sources, or under the head income from business or profession। लास्ट पॉइंट में क्लियर आउट कर दिया कि जो भी रूल्स हैं शेड्यूल के अंदर वो अप्लाई होंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है, ओवर राइडिंग इफेक्ट है, कंटेंट इन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो बाकी के हेड्स ऑफ इनकम वाले एक्ट में कुछ भी बोला वो अपनी जगह, यहाँ पे जो रूल्स बोले हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। वैसे ये मॉड्यूल में इन्होंने रेट नहीं दिया, यहाँ एक्चुअली रेट है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक स्पेशल टैक्स का रेट है, इट इज 12.5%, जो हम प्रेजम्पटिव इनकम जैसे गिनते हैं ना, कुछ वैसा है। तो इनकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 12.5% टैक्स का रेट है, जो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो बाई चांस आपको कहीं एमसीक्यू में मिल जाए ना तो आप याद रख सकते हैं। 44AA से जो पूरी सीरीज है वो मैंने बता दी थी और पूरा ब्लॉक पढ़ लिया था, लास्ट में 44C बाकी था, वो खत्म कर लेते हैं। 44C में बोला है कि जब नॉन रेसिडेंट्स के केस में उनकी कोई हेड ऑफिस है जिसका खर्चा उनकी ब्रांच पे डाला जा रहा है, तो यहाँ पे पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि हेड ऑफिस जो है वो आउट ऑफ इंडिया है और ब्रांच इंडिया में है, और ऐसा होता है कि हेड ऑफिस के कुछ खर्चे ब्रांच के ऊपर अलोकेट किए जाते हैं, प्रपोर्शनेट किए जाते हैं, या फिर ब्रांच को हेड ऑफिस के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो वो एक्सपेंसेस का कितना डिडक्शन मिलेगा उसकी लिमिट है यहाँ पे।
तो 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ दैट ब्रांच और दैट नॉन रेसिडेंट असेसी, या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो उसने किया है हेड ऑफिस के लिए, विच एवर इज लेस। ठीक है, अब ये एडजस्टेड टोटल इनकम एग्जैक्टली है क्या, वो नीचे साथ में ही समझा दिया है। एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब इनकम, टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू ब्रॉड फॉरवर्ड डेपरी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, चैप्टर 6A डिडक्शन। और अगर टोटल इनकम लॉस में जा रही है, ये एडजस्टेड टोटल इनकम इस साल, तो पिछले 3 साल का एवरेज करके जो प्रॉफिटेबल अमाउंट आएगा फिर उसको यूज करेंगे, पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के लिए एक पॉजिटिव अमाउंट पे तो आएंगे। लास्ट में 44 DB में ये कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बोला है, जब इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब अमालगमेशन और डीमर्जर होता है, इनकी बात हो रही है। तो इनका जो डेप्रिसिएशन गिनने वाला पार्ट है वो कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि डेट वाइज गिना जाता है। जिस दिन प्रीडिसेसर एंटिटी सक्सेसर एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है, उस दिन तक का डेप्रिसिएशन पिछली एंटिटी काउंट करेगी और आने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो सक्सेसर एंटिटी काउंट करेगी, क्योंकि रिटर्न दोनों के नाम से भरा जाएगा, उस साल का 2 रिटर्न भरे जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो 44 DB के साथ हमारा पीजीबीपी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। आगे उन्होंने सेक्शन 145 की सीरीज में कुछ पॉइंट समझाए हैं जहाँ पे आईसीडीएस की बात हो रही है। तो ये इनकम डिक्लेरेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, आईसीडीएस की बात हो रही है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और वैसे सीएस एग्जीक्यूटिव की एग्जाम में उसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे एंड में उसको एक मिसलिनियस टॉपिक के तौर पे कवर करने की। बट अगर वो हम नहीं भी कवर करते हैं तो अभी आपके एग्जाम पे या आपके मार्क्स पे उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आके ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ है। आपके कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सम्स है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, वो भी हम देखेंगे आगे। इसके जो डेप्रिसिएशन वाले सम्स है, खासकर मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होने वाला है, क्योंकि उसमें एडिशनल डेप्री है, साल के बीच में कभी असेट खरीदी है, मोर देन 180 डेज यूज हुई, कम हुई, तो वो डाउट्स आना ऑब्वियस है और मैंने अभी तक इसमें डिस्कस नहीं किए। तो अब एक सेशन और मैं उसके ऊपर लेके आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझा दूंगा, ताकि वो पार्ट भी आपका खत्म हो जाए और फिर आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसको खत्म कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।